आप सभी का स्वागत है आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। बिहार में जो एग्ज़ाम होने वाली है बीपीएससी के द्वारा टीचर की, उसमें जो एससीईआरटी सिलेबस बताया गया है, एससीईआरटी में अगर हम बात करें तो आज जिस बुक को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं वह है कक्षा 5 की यानी क्लास 5 की ईवीएस की बुक। ईवीएस आपको मालूम होगा क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में पढ़ना है। यानी अगर 5वीं तक आपको जो है 3 बुक पढ़ना है आपको ईवीएस का, जो जीके जीएस के अंदर आता है। तो ये आपका पर्यावरण जो हम है ये क्लास 5 के लिए है। और इसमें आप अगर बुक में देखिएगा तो टोटल आपको इसमें जो दिया गया है 21 चैप्टर दिया गया है। तो 21 चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, केवल हम उसी को यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका 11 घंटा 11.5 घंटा समय बचता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बुक को पढ़ते हैं तो आप कितना भी अगर आप अच्छे पढ़ने में है तो आपको कम से कम एक दिन आपका पूरा ये बुक जो है आपका ले लेगा। यहाँ पे हम इस बुक को पढ़ने के बाद खुद से उसको जो पूरा इसमें निचोड़ निकला है आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे हम लोग लाए हैं। तो बस आप इस वीडियो में 20 से 25 मिनट बने रहिए, आपको पूरा का पूरा देख लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इसमें जो चैप्टर है आपको ईवीएस की 5वीं क्लास में वह है पटना से नाथुला। मान आपको अगर हम बात करें पटना से, तो पटना से जो है आपको सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ले जाया जाता है नाथुला घुमाने के लिए। तो उस दौरान जो भी चीज़ें रास्ते में मिलती है देखते हैं और आपको वो लोग जो अवलोकन करते हैं उसके आधार पे जो जीके जीएस तैयार किया गया वही इस बुक में शामिल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पटना जो है आपको बिहार की राजधानी है। और नाथुला जो है, नाथुला की बात करें तो ये नाथुला पड़ता है सिक्किम में। तो सीधे एग्जाम में पूछ सकता है कि नाथुला किस राज्य में पड़ता है, तो सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम में अगर हम बात करें तो सिक्किम में आपका नाथुला एक दर्रा भी है और साथ में एक और दर्रा जिसका नाम है जलेपला। तो यहाँ पे एक नाथुला दर्रा भी, अगर उससे भी याद अगर होगा तो आपको ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए नाथुला क्या है, तो सिक्किम है, सिक्किम में पड़ता है। और सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है। गंगटोक की जिस चर्चा की गई है आपके बुक में, तो गंगटोक के बारे में क्या बताया गया है बुक में, तो यह बताया गया है कि जो गंगटोक है वह समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे इस बुक में जो भी चीज़ दी गई है हूबहू आपको वहीं इसमें शामिल किया गया है। एक भी चीज़ एक्स्ट्रा इसमें हम लोग शामिल नहीं की है क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप खुद से पढ़ रहे होंगे कि हम यहाँ पे केवल एससीईआरटी में जो चीज़ें दी गई है केवल उसी को कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब ये लोग जा रहे थे पटना से नाथुला, तो उस क्रम में आपको ये पश्चिम बंगाल होते हुए जाए तो वहाँ पे ये न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुँचे थे। तो पूछ सकता है कि न्यू जलपाईगुड़ी ये कहाँ पे है, तो आपको ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके साथ यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रुका था। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में वो लोग घूमे, तो पश्चिम बंगाल में इन्होंने दार्जिलिंग घूमा। दार्जिलिंग जो जगह है वह कहाँ पड़ता है, तो वो भी पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। ये नहीं कि नाथुला सिक्किम है तो सिक्किम लगा दीजिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि दार्जिलिंग जो है आपको पश्चिम बंगाल में है और यह एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। यहाँ पे अगर हम बात करें दार्जिलिंग में, तो दार्जिलिंग में आपको चाय बागान की चर्चा है बुक में। उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है जो अजायब घर है उसकी चर्चा है। लॉयड बॉटनिकल गार्डन है और आपको जूलॉजिकल है। तो ये चीज़ें जो है आपको बुक में दिया गया है आपको कि हाँ ये दार्जिलिंग जब रुके थे तो यहाँ पे इन्होंने घूमी थी। तो यहाँ पे कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका देखेंगे, अगला इसमें बुक में जो चर्चा है वह आपको है टाइगर हिल की। टाइगर हिल भी पड़ता है पश्चिम बंगाल में ही। टाइगर हिल जो है आपको एक पहाड़ की चोटी होती, जानते हैं हिल मतलब बहुत ऊंचाई जो पहाड़ी इलाका में रहता है। और यहाँ पे टाइगर हिल पर जब ये लोग चढ़े थे तो वहाँ पे आपको ये खड़े होकर जो वहाँ पे कंचनजंगा जो आपको पर्वत है वह दिखाई देता है कहाँ से, तो टाइगर हिल से। तो यहाँ पे ये लोग देखकर कंचनजंगा की सतरंगी बादलती चोटियों देखने में ये लोग देखे थे। तो ये जो नज़ारा था उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये आपको टाइगर हिल कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये जो कंचनजंगा है वो कंचनजंगा आपको पड़ता है सिक्किम में, जो आपको नेपाल और आपको बॉर्डर पे ही पड़ता है। तो नेपाल और सिक्किम याद रख सकते हैं, लेकिन ये पड़ता है सिक्किम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो कंचनजंगा है कहाँ से देखने को मिल रहा था, तो आपको टाइगर हिल से। टाइगर हिल कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में। तो आपको ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे इस बुक में जो दिया गया है, एक इसमें पशु की चर्चा की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पशु है याक। याक की अगर हम बात करें तो ये बहुत लंबे लंबे बाले वाला पशु होता है और ये अधिकतर जो है आपको पाया जाता है ठंडे प्रदेशों में, क्योंकि इसके बाल बड़े बड़े होते हैं तो इसको ठंडा नहीं लगता है, इसलिए यह पशु आपको पाया जाता है ठंडे प्रदेशों में। लेकिन यह आपको सिक्किम में भी पाया गया है। तो सिक्किम में भी आपको ऐसा जगह है जहाँ पे ठंडा बहुत पड़ता है, इसलिए जो है याक जो है सिक्किम में भी पाया जाता है। तो ये आपको चीज़ें याद रखिएगा। आगे हम चर्चा करेंगे इसमें हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है ये पड़ता है दार्जिलिंग में। यहाँ पे क्या चीज़ें लिखी गई है इस बुक में, तो यहाँ पे बताया गया है कि हिमालय पर्वतारोहण जो संस्थान है यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी 1954 में, जब एवरेस्ट की चढ़ाई हुई थी भारतीय में सबसे पहले आपको, तो 1953 में हुई थी। उसके बाद 1954 में जो है हिमालय पर्वतारोहण की आपको स्थापना की गई थी।
एवरेस्ट की चढ़ाई की खुशी में और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको किया गया था। यहाँ पर तेंजिंग नॉर्गे की मूर्ति लगाई गई है। यहाँ पे आपको मालूम होगा तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी, ये दोनों का नाम साथ में सुने होंगे। तो ये दोनों जो व्यक्ति थे 1953 में एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, उसी के यहाँ पे खुश होकर ही इसको स्थापना किया गया था। और यहाँ पे जो है तेंजिंग नॉर्गे की मूर्ति भी बनाई गई है, तो आपको याद रखिएगा। तेंजिंग जो नॉर्वे थे, ये आपको इनका जन्म हुआ था तिब्बत में, तो तिब्बत में जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद ये इनका जो बचपन जो बीता वो नेपाल में बीता था। फिर उसके बाद ये भारत में रहने लगे थे और बाद में भारत के निवासी ये बन गए थे। और निवासी बनने के बाद यहाँ पे जो ये हिमालय पर्वतारोहण संस्थान उस समय तो बना नहीं था, तो वहाँ पे जो पर्वत था वहाँ पे ये कुली का काम करते थे। और वहाँ पे कुली का काम जो है ये आपको 20 वर्ष की आयु तक वहाँ पे करते रहे। उसके बाद यहाँ पे भारत के निवासी बन गए थे, मूल निवासी। और यहाँ पे सीखते सीखते पर्वतों पे कैसे चढ़ा जाता है वहाँ पे सीख कर, और इन्होंने 1953 में तेंजिंग नॉर्गे और यहाँ पे एडमंड हिलेरी, यहाँ पे ये दोनों व्यक्ति जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ सकता है कि आपको माउंट एवरेस्ट और एडमंड हिलेरी कब चढ़े थे? 1953 में। फिर चढ़ गए थे तो उसी से खुश होकर 1954 में हिमालय पर्वतारोहण की स्थापना की गई थी। यहाँ पे तेंजिंग जो नॉर्वे है, तेंजिंग नॉर्वे के सिरदार की उपाधि मिली थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा सिरदार का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे सिरदार का मतलब होता है कि पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत जो व्यक्ति होता है उसको दार्जिलिंग में है जो सिरदार के नाम से जाना जाता है। तो सिरदार की जो उपाधि मिली थी वह तेंजिंग नॉर्वे को भी मिली थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में जो बुक में दिया गया है, जो बुक में दिया गया है हम केवल वहीं बात करेंगे। यहाँ पे बुक में दिया गया है क्या, यहाँ पे लिखा गया है कि यह जो माउंट एवरेस्ट है वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 8848 मीटर है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट याद रखना है जो आपके बुक में दिया गया है। कहीं कहीं आप देखिएगा किसी किसी बुक में 8850 भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बुक में जो दिया गया है 8848 यही आपको लगाना है। यहाँ पे अगर हम बात करें एक बुक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, ये आपको याद रखिएगा कि हाल ही में बिहार की एक पर्वतारोही थी जिसकी नाम थी श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। तो इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, क्योंकि ये बिहार से थी और बिहार एग्जाम हो ले रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पर्वतारोही जो है पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं तो ये ऑक्सीजन भरा हुआ सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ से याद रखना है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पे है तो दार्जिलिंग में पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं गंगटोक की। तो यहाँ पे क्योंकि ये वो लोग पश्चिम बंगाल घूमे, आपको सिक्किम में अब ये आ गए हैं। सिक्किम में आपको सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है। तो गंगटोक के बारे में लिखा गया है कि यह सिक्किम की राजधानी है, समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ों के आपको जो ढलान होते हैं उसको काट कर ये जो शहर बसाया गया है, क्योंकि ये पहाड़ पे था। तो यहाँ पे जो गंगटोक है या आपको पहाड़ों को काट काट कर ये आपको बसाया गया है। और यहाँ पे गंगटोक में एक रोड की चर्चा की गई है आपके बुक में, और वह रोड है महात्मा गांधी रोड। यहाँ पे यह जो रोड था वह बहुत साफ़ सुथरा और फूलों से सुसज्जित था। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा, सीधा पूछ सकता है कि महात्मा गांधी रोड जो है कहाँ पड़ता है तो गंगटोक में पड़ता है। आगे चलेंगे, अगला आपका है सिक्किम के बारे में और चीज़ें। तो सिक्किम के बारे में जो बुक में बताई गई है कि सिक्किम की मुख्य नदी तीस्ता है। यहाँ पे सिक्किम में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है तो लोचमा, नेपाली और भूटिया, क्योंकि ये आपको नेपाल से आप बगल में ही है तो यहाँ पे नेपाली भी मिलते हैं और भूटिया नेपाल में भी होते हैं और ये सिक्किम में ही पाए जाते हैं। एक आपका लोचपा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम में ही बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल है दर्शनीय, जिसका नाम है रूमटेक आपको मंदिर है। रूमटेक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रूमटेक मोनेस्ट्री कर्मापा के नाम से जाना था। ये आपको बौद्धिक मठ है जो आपको बौद्ध धर्म के लिए दर्शनीय स्थल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे अब हम नाथुला की। नाथुला की अगर बात करें, जो अगर हम बात करें नाथुला, तो नाथुला जो है भारत और तिब्बत की सीमा पर है स्थित है। यहाँ पे नाथुला का जो रास्ता है वो आपको प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। और इसी मार्ग से जो चीनी यात्री थे वह भारत में आते थे, चाहे वह कोई भी हो, हेनसांग हो, बहुत यात्री आए चीन से, तो ये लोग आए थे और यहाँ पे विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोध गया ये लोग आते जाते रहते थे इसी सिल्क मार्ग से। जो अभी वर्तमान में नाथुला दर्रा है वो भी आपका नाथुला मार्ग ही है। तो ये प्राचीन काल में सिल्क मार्ग से नाम से जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा एग्जाम में पूछ सकता है कि सिल्क मार्ग के नाम से जो पहले जानते थे वो वर्तमान में इसका क्या नाम है तो नाथुला नाम है। अब ये आपका चैप्टर 1 था। चैप्टर 1 में इतना ही हमको इसमें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला है यहाँ पे मिला है। अब हम अध्याय 2 देखेंगे। अध्याय 2 में आपका चैप्टर है खेल। खेल के बारे में इस बुक में बात करें तो इसमें एक खेल की चर्चा किया गया है और वह आपका खेल था खो खो। तो खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं। साथ में आपको इस बुक में कबड्डी और आपको क्रिकेट की बात की गई थी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी और क्रिकेट में सबको मालूम हुआ 11। तो यहाँ पे देखिए हम फोटो को भी शामिल किए गए, यही आपका
खो खो खेल है जो आपको इस बुक ही से लिया गया है। उसके बाद इसमें देखिए मार्शल आर्ट की चर्चा की गई है। तो मार्शल आर्ट जो है आपको मार्शल आर्ट जूडो, यहाँ पे जोड़ो नहीं जूडो होगा, मार्शल आर्ट जूडो एक जो है युद्ध कला है। मार्शल आर्ट जो सिखाया जाता है वह किस लिए सिखाया जाता है, तो आत्मरक्षा के लिए सिखाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें मार्शल आर्ट की, तो भारत में जो मार्शल आर्ट का रूप है वो आपको भारत में कुश्ती के रूप में देखने को मिलता है। जापान में इसको सुमो के नाम से जानते हैं। और सिख संप्रदाय के जो लोग हैं, जो सिख आपको जो मानते हैं सिख संप्रदाय के, इसके द्वारा एक गतका खेल खिलाया जाता है जो आपको मार्शल आर्ट के अंतर ही आता है। तो यहाँ पे गतका जो है एक मार्शल आर्ट है जो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जब सिख धर्म को एक सैन्य रूप दिया गया था, तो उसी के द्वारा आपको उसी समय जो है आपको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही गतका खेल खेला जाता था। आपको जितने भी सिख संप्रदाय के लोग थे इसको सिखाया जाता था आत्मरक्षा के लिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही यह सिखाया गया था गतका को। और उसी समय से गतका जो है आपका इनके लिए एक प्रसिद्ध जो है खेल बन गया था। और वर्तमान में जो गतका है वह गतका जो खेल है वह बैसाखी और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रत्येक साल खेला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ लोग खेलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, गतका कौन खेलते हैं, तो सिख संप्रदाय के लोग। आगे हम बात करेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 जो है बीजों का बिखरना, आपको बुक इसमें दिया गया है चैप्टर बीजों का बिखरना। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे बीज जो है बिखरते हैं और एक आपको दूसरे जगह फैल जाते हैं। तो यहाँ पे इस बुक में जो है यहाँ पे बीजों को बिखरना में आपके अध्यापक के द्वारा छात्रों को ले गया है घुमाने। और वो घुमाने ले गए थे कहाँ पे, तो जमुई में। जमुई में सिकंदरा प्रखंड में एक लचुआर गाँव है और वहाँ पर एक मंदिर था वर्धमान आपको महावीर स्वामी का। तो यहाँ पर ये लोग को बच्चों को ले गया गया था टीचरों के द्वारा घुमाने। और उसी क्रम में जो घटना घटी है इस बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो महावीर स्वामी की चर्चा है, तो पूछ सकता है महावीर स्वामी कौन थे, तो आपको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यहाँ पे अब देखिए बीज जो है कैसे कैसे बिखरते हैं। तो एक होता है चटक कर बिखरने वाला बीज। जैसे देखिएगा आपको खेत में जब जाते होंगे तो देखिएगा, अगर आप सरसों के खेत देखिएगा तो सरसों के जो खेत होता है देखिएगा, जब सरसों पक जाता है तो उसमें पकने के बाद देखिएगा उसका जो बीज होता है उसमें जो उसका कवर होता है वो अपने आप फटने लगता है और उसमें से बीज निकलने लगता है। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं चटक कर बीज। तो यहाँ पे यह चटक गया क्योंकि तो यहाँ पे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका फलिया जो है सूख कर फटने के बाद यहाँ पे बिखर जाते हैं, तो उसको चटक कर बिखरने वाला बीज बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये जो है आपका जो है ये आपका गुलमेहदी का पेड़ है और यहाँ पे देखिए ये सूख गया है इसका बीज, तो ये चटक कर नीचे गिर गया है। तो आपको ये चटक कर बिखरने वाला बीज हो गया। तो एग्जाम में आपको ऑप्शन दे सकता है या सीधे पूछ सकता है कि चटक कर बिखरने वाला इसमें बीज कौन है, ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा सरसों, हरसिंगार और गुलमेहदी, ये 3 आपका जो है बुक में दिया गया था एग्जाम्पल। तो यहाँ पे शामिल किया गया है और इसमें आप फोटो भी देख सकते हैं। दूसरा इसमें है हवा में उड़ने वाला बीज। देखिए हवा में बीज भी उड़ जाता है। मान लीजिए जो बीज हल्का है, जैसे ये हल्का फुल्का बीज होता है, जैसे कपास का बीज है, देखिएगा हवा जब तेज चलती है तो यहाँ पे कपास के जो बीज है हल्का होने की वजह से उड़ जाता है, इसलिए इसको हवा में उड़ने वाला बीज बोलते हैं। तो ये आपको हवा में बीज वाला का एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद है पानी में तैरकर आपको बिखरने वाला बीज। तो यहाँ पे पानी में तैरकर कौन कौन बिखरता है, तो यहाँ पे देखिए कमल और कुमुदनी के फूल। जैसे देखिए ये कमल का फूल है, देखिए कमल का फूल जो है आपको पानी में रहता है। तो यहाँ पे ये जो है इसका जो फूल है, ये जो इसका जो बीज है जो रहता है यहाँ पे आपको, तो बीज जो है इसके बिखर जाता है पानी में, इसलिए इसको पानी में तैरने वाला बीज बोलते हैं। जानवरों की सवारी करने वाला बीज कौन कौन होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि जानवर देखिएगा, जैसे आप गाँव में पहले जैसे हम देखते थे कि जो बकरी जो जाते थे लोग चराने, तो देखिएगा बकरी के शरीर में देखिएगा एक आपका जो लपटा होता है, जो झपटा होता है, उसको हम लोग यहाँ पे अठैल या कुछ बोलते थे। तो उसको देखिएगा बकरी के शरीर में आपको वो सट के आ जाता था बाल में और वो जल्दी छोड़ता नहीं था। तो वहाँ पे छोड़ा छोड़ा कर जो लड़का लोग है उसको केस में मारता था लड़का लड़की को, तो बहुत वो नहीं निकलता था जल्दी। तो वहीं आपका है कि जानवरों की सवारी करने वाला बीज जानवरों के शरीर से चिपक कर या बिखर जाता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल है गोखुर का बीज। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं अभी वर्तमान में भी ये गाँव में मिलता है आपको। उसके बाद है पक्षियों के द्वारा बिखरने वाला बीज, यानी जो पक्षियों से बिखरता है, जैसे आपको पीपल, बरगद, अमरूद के देखिएगा पेड़ पे जो पक्षी होते हैं, यहाँ पे आपको पीपल का देखिएगा खाते हैं जो उसमें का जो बीज रहता है, या बरगद का या अमरूद का, और खाने के बाद इधर उधर घूमते हैं, तो उसके द्वारा पक्षियों के द्वारा जो है यहाँ पे पीपल और बरगद और अमरूद के जो है बीज बिखरते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देगा कि हाँ इसमें से बताइए कि कौन बीज जो है आपको पक्षियों के द्वारा बिखरने वाला है, या जानवरों के द्वारा, या हवा में उड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप इतना याद रखिएगा इस आपको किताब से। अब हम आगे बात करेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में जो है बुक दिया गया है मेरा बगीचा, और बगीचा में आपको कौन कौन से पौधे हैं यहीं सी की पहचान बताई गई। जैसे आपको दे देगा किसी का
आपका चित्र बोलेगा ये किसका है। तो यहाँ पे इसी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। इसमें बबूल और कैक्टस की चर्चा की गई थी, और बबूल और कैक्टस जो होते हैं वह मरुभूमि में उगाया जाता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इसे मिलेगा था हर्बेरियम। ये हर्बेरियम क्या होता है, तो यह एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे को संग्रहित किया जाता है, उसी को बोला जाता है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम की बातें लिखी गई थी। उसके बाद अध्याय 5 है। अध्याय 5 में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय 5 में ऐतिहासिक स्मारक चैप्टर है और इसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा है। अब इस बुक में देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्या क्या लिखा गया है, चलिए उसको देखते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो यह संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आवासीय मतलब क्या होता है, आवासीय मतलब रहने पीने खाने वाला, उसी में रहिए उसी में पढ़िए। तो यहाँ पे संसार का प्रथम यह आवासीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था कौन था, तो कुमारगुप्त ने, और ये 5वीं सदी में बना था। इसमें अगर हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते थे और 2,000 से ज़्यादा लोग इसमें जो शिक्षक थे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस विद्यालय में जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की देशों से भी यहाँ लोग पढ़ने और पढ़ाने आते थे। चीनी यात्री हेनसांग का नाम सुने होंगे, ये भी आकर यहाँ पढ़े थे और खुद पढ़ाए भी थे। यहाँ पे अगर हम बात करें विद्यालय में तो ऐसा माना जाता है कि इस विद्यालय में आपको एडमिशन के लिए पहले इसमें टेस्ट लिया जाता था, फिर इसमें एडमिशन लिया आपको होता था। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें देख सकते हैं। वहाँ पे अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय को, तो नालंदा विश्वविद्यालय 12वीं सदी के अंत तक यहाँ पे इसका अंत हो गया था, क्योंकि यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में आपको 1199 में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसमें आग लगा दिया गया था। और ऐसा माना जाता है कि आपको इसमें पुस्तकालय में जो आग लगी थी वह 3 महीनों तक आपको इसमें आग आपको जलते रह गई थी। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके पुस्तकालय में एक आपका इसके जो पुस्तकालय क्षेत्र था उसको धर्मगंज के नाम से कहलाता था, और उसमें 3 पुस्तकालय की चर्चा है जिसमें आपका रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्न सागर, ये 3 आपका जो बुक इसमें दिया गया है जिसको इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद इस विश्वविद्यालय को APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में पुनः इसको आरंभ किया गया है ताकि फिर से इसमें पढ़ाई शुरू किया जा सके। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको इस बुक में दिया गया था। उसके बाद इसमें दिया गया है बिहार के स्मारक के बारे में। तो बिहार के स्मारक चलिए देख लेते हैं। बिहार की आपको मगध की राजधानी की चर्चा थी, तो मगध की राजधानी कहाँ पे थी, तो गिरिब्रज, जो वर्तमान राजगीर के नाम जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो नालंदा में पड़ता है बिहार में। विक्रमशिला कहाँ है, तो भागलपुर में पड़ता है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली कहाँ है, जो आपको बोधगया में। महावीर स्वामी की जन्म स्थली कहाँ पे है, तो वैशाली में जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली कहाँ है, तो पटना साहिब जो पटना में है। गोलघर पटना में है। सूर्यदेव मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यदेव मंदिर आपको औरंगाबाद में। जल मंदिर पड़ता है पावापुरी में। और मलिक बया का मकबरा जो है बिहार शरीफ में पड़ता है। तो ये आपको सब चीज़ें दी गया है इस बुक में और उसी को यहाँ पे शामिल किया गया है। उसके बाद अशोक के द्वारा निर्मित जो स्तंभ है कहाँ कहाँ पे है, तो नंदगढ़ में है, लौरिया में है और कोल्डुआ में है। ये बातें बताई गई है। और अशोक द्वारा निर्मित मोतिहारी के जो केसरिया है, केसरिया जो आपका स्तूप है वह केसरिया स्तूप बौद्ध के लिए है और विश्व का सबसे ऊंचा और यह आपका सबसे बड़ा जो है स्तूप है। यहाँ पे बाघ नहीं स्तूप होगा, तो इसको याद रखिएगा। केसरिया का जो स्तूप है वह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा स्तूप है, तो ये आपको याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अध्याय 6 का। अध्याय 6 है सिंचाई। सिंचाई के द्वारा अगर हम बात करें तो इसमें लिखा गया है कि निश्चित अंतराल पर खेतों के विभिन्न साधनों के द्वारा पानी उपलब्ध कराना ही सिंचाई कहलाता है। इसमें बताया गया था कि परंपरागत यानी आपको पहले जो लोग सिंचाई के खेती करते थे उसमें कौन कौन सा चीज़ उसमें आती थी, तो यहाँ पे नदी तालाब हो गए और कुआं हो गए। यहाँ पे कोर्स नहीं कुआं होगा, उससे सिंचाई करते थे। आधुनिक में अगर हम देखें तो आधुनिक सिंचाई के साधन कौन कौन है, तो आपको नलकूप है। उसके बाद हम बात करें ज़्यादा सिंचाई आपको वाले पौधे कौन कौन होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा सिंचाई करना पड़ता है, तो वह होता है खरीफ फसल। खरीफ फसल की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये गर्मी में बोया जाता है जून जुलाई में, इसलिए इसमें जो है ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है। जैसे वर्तमान में देख लीजिए अभी धान का देख रहे हैं, बारिश नहीं हो रहा है तो धान में जो है वह खरीफ फसल है और उसमें ज़्यादा पानी लगता है, तो इसलिए ज़्यादा सिंचाई वाले पौधे हो गए कौन, तो धान हो गए। तो यहाँ पे इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा और यहाँ पे इसी को बोलते हैं खरीफ फसल। तो खरीफ फसल के लिए ट्रिक है धान खरी अम्मा बजाती है गाना, इतना याद रख सकते हैं। तो आपको जितने खरीफ फसल है जिसमें ज़्यादा पानी यूज होता है तो उसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए धान से एक खुद हो गया धान, खरीफ से याद रखिएगा खरीफ फसल। अम्मा की अगर हम बात करें तो अ से अरहर, म से आपको मकई हो जाएगा, फिर ब से बाजरा, ती से तिलहन और ग से गन्ना। तो ये आपको जो आपका जो है ये आपका खरीफ फसल है जो आपको ज़्यादा सिंचाई वाला लगता है। और ये सब देखिएगा ये जो आपका जो फसल है ये जून जुलाई में इसको बोया जाता है और फिर इसको काट लिया जाता है सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद एक और आता है
कम पानी सिंचाई वाले पौधे, और यहाँ पे उसको बोला जाता है रबी फसल। आपको जैसे बुक में दिया गया है हूबहू यहाँ पे वैसा ही लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसका ट्रिक याद रखिएगा रबी फसल का, तो रबी फसल में आते हैं सजग चमार, इसका ट्रिक है सजग चमार, यानी स से सरसों, ज से जौ, ग से गेहूँ, और फिर चमार में देखिए च से चना, म से मटर और र से राई। तो ये आपका जो है ये सब चीज़ें रबी फसल है, जो आपके देखिएगा अक्टूबर नवंबर यानी ठंडा के दिनों में रोपा जाता है और इसको काटा जाता है जनवरी फरवरी में। तो आपको रबी फसल और आपको यहाँ पे जो है खरीफ फसल, इसको देख लिए होंगे। अब हम अध्याय 7 की बात करते हैं। तो अध्याय 7 में लिखा गया है जितना खाओ उतना पकाओ, यानी इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पे इतना लिखा गया है कि आपको खाने की बर्बादी नहीं करना चाहिए, आपको जितना उतना ही बनाइए जितना आप खा सके। तो यही बातें कहा गया है, और इसमें बोला गया है कि हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए। और आपको जो खाना मान लीजिए ज़्यादा बना लेते हैं तो उसको कैसे संरक्षण किया जाता है, तो संरक्षण के लिए बताया गया है कि फ्रिज में रखिए, या संरक्षण के लिए ऐसा बताया गया है कि खाना में से पानी का अंश को यहाँ पर निकाल दीजिए और उसको फ्रिज में ज़्यादा देर रखिए तो सुरक्षित रह सकता है। उसके बाद जैसे इसमें अचार और मुरब्बा का बताया गया है कि अचार और मुरब्बा जो है इसमें जो ये जो आपका खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक संरक्षित रहता है। तो ये आपको चीज़ें इतना ही इसमें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम 8वां चैप्टर है आपका रॉस की जंग मलेरिया के संग। यहाँ पे रॉस क्या थे, तो रॉस के मतलब एक आपको वैज्ञानिक थे भारत के, और इन्होंने ही आपको मलेरिया का जो है दवा, और सबसे पहले मलेरिया के बारे में बताया था कि ये मच्छर काटने से होता है। तो यहाँ पे यही रॉस का जंग था मलेरिया के साथ, तो इसी के चैप्टर का नाम है रॉस की जंग मलेरिया के संग। तो यहाँ पे मलेरिया के बारे में जो लिखा गया है बुक में बताया गया है कि मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है, यह मच्छर काटने से फैलता है। और रोनाल्ड रॉस ने ही बताया था कि जो मच्छर से ये जो मच्छर था मादा एनाफिलीज, इसी के काटने से मलेरिया होता है। इन्हीं के द्वारा प्रथम बार बताया गया था, और रॉस के प्रयासों से ही हम लोग मलेरिया से परिचित हुए थे, क्योंकि इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि जो मलेरिया होता है वह मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रॉस का, जो आपका रॉस रोनाल्ड है, ये आपको इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड अल्मोड़ा में, और ये स्कूली शिक्षा इन्होंने जो प्राप्त की थी वह इंग्लैंड से की थी, और इंग्लैंड से ये डॉक्टर बन के आए थे, और फिर इन्होंने भारत में रहकर ही मलेरिया की यहाँ पे खोज की थी। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो इलाज बताया गया था वह कुनैन की पत्तियों से बताया गया था। कुनैन की पत्तियाँ और छालों से यहाँ पे मलेरिया की इलाज होती है, और अभी वर्तमान में भी कुनैन के छालों से ही आपको दवा बनाया जाता है। अध्याय 9 की बात करें तो अध्याय 9 में है मैंने नक्शा बनाया। आपके एग्जाम में पक्का देखिएगा कम से कम 5 क्वेश्चन या आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपको नक्शा से रहेगा। आपको नक्शा से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है इस बुक में अगर हम बात करें तो चलिए उसको देखते हैं। आपको इस नक्शा के माध्यम से, जैसे देखिए यहाँ पे बिहार का नक्शा है, इसके द्वारा आपको इसमें बिहार का नक्शा दिया गया है एग्जाम में आपको जो बुक में, और उसमें आपका बताया गया है कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला इसमें कौन है, तो आपका पश्चिमी चंपारण ये वाला है। सबसे छोटा कौन है, तो आपको यहाँ पे शिवहर दिखाई देगा, ये आपका शिवहर है। बिहार का पड़ोसी राज्य कौन है, तो आपको ऑप्शन में देख सकता है बिहार का पड़ोसी राज्य कौन है, तो आपको उत्तर प्रदेश है जो बिहार से सटा हुआ है, झारखंड है, और आपके पश्चिम बंगाल है। 3 आ रहा है आपका। एक और ऑप्शन कुछ दे सकता है, अगल बगल का राज्य पूछ सकता है कि इसमें से कौन नहीं है, तो इन तीनों को छोड़कर आप उसको लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए बिहार का पड़ोसी देश पूछा था, मात्र एक ही देश का जो है सीमा लगता है वो आपका नेपाल देश है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछेगा। ये सब चीज़ें आपको इस बुक में दिया गया है जो हम इसमें शामिल किए हैं, बाकी आप इसमें खुद देख सकते हैं। जैसे आपका एक पूछा गया है कि वैशाली के पूर्व में कौन जिला है, तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि हाँ मैप के बारे में वैशाली कहाँ है। तो यहाँ पे देखिएगा जब वैशाली, तो आपको पूछा गया है वैशाली के पूर्व में कौन है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए कहाँ पे है वैशाली और आपको उसके पूर्व में कौन है, तो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। जैसे जहानाबाद के दक्षिण में कौन है, तो यहाँ पे अगर देखिएगा ये आपका जहानाबाद है और जहानाबाद के दक्षिण में गया पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे गया आंसर होगा। तो उसके लिए आपको मैप का जानकारी होना चाहिए, तभी आप इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है तो आपको समझ लीजिए कि वैसा ही पूछेगा। जैसे बिहार के बारे में कुछ ये एक्स्ट्रा जानकारी अगर हम बात करें जो बुक में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे बिहार का क्षेत्रफल याद रखिएगा, जैसे 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, नगरीय कितना है, या कुल आबादी कितना है, तो आपको यहाँ पे अंक याद रखना है पूरा का पूरा सेम। उसके बाद यहाँ पे जनसंख्या जो है देश का कितना कुल जनसंख्या का भारत बिहार में कितना है, तो 8.6% है। लिंगानुपात कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 918 है, यानी आपको 1000 स्त्रियों पे 918 पुरुष है। और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व आपको 1106 है, यानी आपको 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। परमंडल कितने हैं, तो 9 है। अनुमंडल कितने हैं, तो आपको 38 है।
नया जो इसमें आपको जिला आपको 38 है, और इसमें सबसे नवीनतम जो जिला है 38वां जिला वो आपका अरवल बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें अनुमंडल 101 है, प्रखंड आपको 534, साक्षरता दर बिहार का कितना है तो 61.8%। इसमें ये सब चीज़ें आपको बिहार के बारे में जो सामान्य जानकारी है, तो आपको मैप से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, तो आपको ये सब चीज़ें मैप से थोड़ा याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अध्याय 10 की। अध्याय 10 में अगर हम बात करें तो हमारी फसलें और हमारा खान पान चैप्टर है। यहाँ पे ऐसा बताया गया कि कौन सा फसल है और कैसा चीज़ खाना चाहिए, इसी की चर्चा है। तो जैसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वही हम कवर करेंगे। यहाँ पे बरसात में उगाई जाने वाली फसल कौन कौन है, तो आपको खरीफ फसल अभी बताए हैं, इसका ट्रिक धान खरी अम्मा बजाती है गन्ना, तो यहाँ पे उसका ट्रिक देख लिए थे। उसके बाद सर्दी में उगाई जाने वाली फसल कौन होते हैं, रबी फसल सजग चमार था, तो आपको यानी ठंडा में उगाई जाने वाली रबी फसल होती है, और गर्मी में उगाई जाती है खरीफ फसल, तो आपको दोनों याद रखिएगा। एक और आपका फसल इसमें चर्चा दिया गया है, वह है जायद फसल का। तो गर्मी में उगाई जाने वाली फसल एक और होती है जिसको बोला जाता है जायद फसल। जायद फसल इसलिए लोग उपजाते हैं कि आपको इसको उपजाकर उसको बेचकर पैसे प्राप्ति के लिए। जैसे यहाँ पे तरबूज देख लीजिए, खीरा, ककड़ी और ये सूर्यमुखी, ये सब है जायद फल, तो आपको जायद फल याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बुक में ऐसा ही आपको दिया गया है कार्य, इसमें आपको बुक भरने के लिए अभ्यास जो दिया गया है, एक तरफ आपका भोज्य पदार्थ और यहाँ पे वह किस स्थल के लिए इसमें जाना गया है। जो बुक में अगर हम बात करें जो दिया गया है उसी की चर्चा यहाँ पे करेंगे। इसमें दिया गया था खाखरा दाल, ये आपको गुजरात में खाया जाता है। इडली डोसा आपको मालूम होगा दक्षिण भारत में। पाव भाजी कहाँ मिलता है तो मुंबई में मिलता है। लिट्टी चोखा बिहार का फेमस है। मछली चावल बंगाल में। तो ये आपको मिलाने के लिए भी एग्जाम में दे सकता है। अब हम बात करेंगे आगे, आपको मैप के माध्यम से देखिए एक और चीज़ें दी गई थी इस बुक में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आपको दिया गया था संकेत, जैसे बिहार का पूरा इसमें आपका जिला है और इसमें संकेत दिया गया है कि कौन कौन से इसमें जो पदार्थ है वो किस राज्य में आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इसके माध्यम से जो क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है, जैसे आपको इसमें दिया गया है जैसे जिला का नाम और प्रमुख फसलें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें केला के उत्पादन में जो सबसे आपको बिहार में अगर हम बात करें तो सबसे जो ज़्यादा उत्पादन करता है वह करता है वैशाली। उसी प्रकार अगर हम बात करें इसमें धान का, तो धान सबसे ज़्यादा आपको भागलपुर में होता है। प्याज की बात करें तो लखीसराय और जमुई में होता है, और चना जो है मधेपुरा में होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा, सीधा पूछ सकता है एग्जाम में। अब हम बात करेंगे 11 अध्याय। 11 अध्याय में दिया गया है जंतु जगत सुरक्षा संरक्षण। तो इस अध्याय की इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो इसमें दिया गया है कि सपेरा अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करता है। तो सपेरा क्या करता है, सपेरा सांप पालता है और उसी के माध्यम से वह आजीविका चलाता है। उसी प्रकार मछुआरा की बात करें तो मछुआरा जो है जीविका चलाने के लिए मछली पालकर उसको मारता है, और मछली मारते हुए भी यहाँ पे ये आपको अपना जीविका चलाता है। उसके अलावा जो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे जंगली जानवरों को सुरक्षा देने तो सरकार ने जंगल के विशेष जगहों को यानी यहाँ पे स्थानों को अभयारण्य का रूप दिया है। उसमें अगर हम बात करें बिहार में अभयारण्य की, तो बिहार में आपका एक पश्चिमी चंपारण में बहुत इंपॉर्टेंट फेमस आपके वाल्मीकि अभयारण्य जो है फेमस है, और इसे आपके बाघ संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें अगला बेगूसराय में भी है, लेकिन आपको पश्चिमी चंपारण वाला वाल्मीकि वाला याद रखिएगा। उसके बाद इस बुक में दिया गया था आपके 2 जानवर का, और यहाँ पे ये जंगलों से लगभग विलुप्त हो चुका है, और वो जानवर आपका है तेंदुआ और आपके गुलाबी सिर वाला बतख। तो ये आपको याद रखिएगा कि तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला यहाँ पे जो बतख है वह जंगलों से लगभग खत्म हो चुका है। तो आपके एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि कौन आपको जंगलों से विलुप्त होने के कगार पे है या हो चुका है, तो वह तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बतख है। उसके बाद इस चैप्टर में आपको एक जनजाति की चर्चा की गई है, और वह आपका है बिश्नोई जनजाति। बिश्नोई जो जनजाति होती है वह राजस्थान की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिश्नोई का अर्थ होता है 29, क्योंकि आपको 29 व्यक्तियों ने मिलकर ही यहीं आपके बिश्नोई जनजाति ने मिलकर प्रकृति की रक्षा की थी, और यह आपका नियम निकाला था। इसलिए आपको बिश्नोई का अर्थ जो है वह 29 लगाया जाता है। ये जो आपके बिश्नोई जनजाति है वह आपको प्रकृति प्रेमी होते हैं। ये आपको प्रकृति की रक्षा करते हैं और दूसरों को देखते हैं अगर हाँ कि ये प्रकृति की हानि कर रहा है तो उसको ये समझाते भी है। तो यहाँ पे बिश्नोई जनजाति के बारे में याद रखिएगा कि ये कहाँ के हैं, तो राजस्थान के हैं, और यह लोग जंतुओं का शिकार न करने देते हैं, न खुद करते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा बिश्नोई जनजाति कहाँ के हैं, तो राजस्थान के हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है 12 नंबर, इसमें लिखा गया है मान गए लोहा। मान गए लोहा का मतलब यहाँ पे क्या है, तो लोहा मानना यानी आपको होता है कि कठिन से कठिन काम करने की जो क्षमता है उसको मानना। यानी आपको अगर हम बात करें मान गए लोहा चैप्टर में, आपको इसमें ज़्यादा करके विकलांग व्यक्तियों की चर्चा की गई है। यानी विकलांग होते हुए भी बहुत सारे लोग काम किए जा सकते हैं, यानी लोहा मनवा सकते हैं, तो इसकी चर्चा है। यानी आपको केवल विकलांग के बारे में इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे 3 दिसंबर को जो है आपको मनाया जाता है। कौन सा, तो आपको विकलांग दिवस। तो ये आपको चीज़ें दी गई थी। उसके अलावा यहाँ पे ब्रेल लिपि की चर्चा की गई थी। आपको मालूम होगा ये जो ब्रेल लिपि होता है इसमें आपको जितने भी नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं इसके माध्यम से पढ़ते हैं। तो ब्रेल लिपि जो होता है
एक आपको आयताकार जो है यहाँ पे सेलेक्ट होता है। इसमें आपको 6 बिंदु दिए जाते हैं आपको, और वही 6 जो बिंदु है आपको यह उभरा हुआ रहता है। और वही उभरा हुआ देख कर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपके 6 बिंदु है आयताकार प्लेट पर, इसमें 6 बिंदु डॉट दिया रहता है, और उसको छूकर यानी महसूस करके आपको नेत्रहीन बच्चे इसके माध्यम से पढ़ते हैं। और यही ब्रेल लिपि होता है जो नेत्रहीन बच्चों के लिए दिया जाता है। और ब्रेल लिपि कब दिया जाता है, मनाया जाता है, तो ब्रेल लिपि आपको 4 जनवरी को मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे, अगला आपका अध्याय 13 है, यहाँ पे 13 हो गया। अध्याय 13 की बात करें तो आपको चैप्टर है पानी और हम। तो यहाँ पे पानी से रिलेटेड आपको चीज़ें दी गई है, जैसे पानी कहाँ उगता, पानी कहाँ से आता है, तो आपको मालूम होगा पानी कुआं, नल, हैंडपंप, नहर और तालाब से आता है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया था कि बिहार में भयंकर बाढ़ कब आई थी। तो बिहार में जो भूकंप आया था वह 2008 में आया था 18 दिसंबर को। यहाँ पे बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि यह प्रकृति का खेल है, आपको जानबूझकर नहीं ले जाता है, तो प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद यह चैप्टर दी गई थी आपको, और उसके बाद यहाँ पे पानी के बारे में, बाढ़ के बारे में थोड़ा बताया गया था कि आई थी तो यहाँ पे कैसे कैसे नेपाल से नदियाँ आती है, तो यही चीज़ के बारे में थी। ज़्यादा आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं था जो आपको एग्जाम के लिए था। उसके बाद इसमें है अध्याय 14। अध्याय 14 में दिया गया है सूरज एक काम अनेक। तो यहाँ पे इस चैप्टर में सौर ऊर्जा के बारे में दिया गया है। सौर ऊर्जा क्या होता है, तो सूर्य की शक्ति को कई तरह से प्रयोग में लाते हैं, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर कुकर द्वारा सूर्य के ताप से खाना बनाया जाए, तो मालूम होगा आपको कि सौर कुकर आ गया है। यहाँ पे इस बुक में सौर ऊर्जा का उपयोग दिया गया है, चलिए हम उसको देखते हैं। तो सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे खाना बनाने में अभी आप देखे हैं, उसके बाद लाइट जलाने में, आप देखते होंगे गाँव में, देखिए यहाँ पे लाइट जलाने में ऐसे आपके सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। उसके बाद सौर ऊर्जा से मोटर गाड़ियाँ भी चलती है। उसके बाद बिजली जलाने में भी प्रयोग होता है। उसके साथ कृत्रिम उपग्रह भी इसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। और साथ में अगर हम बात करें तो आपको रेलगाड़ी चलाने पर भी काम किया जा रहा है सौर ऊर्जा से, तो आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा का उपयोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सौर कुकर के बारे में इस बुक में दिया गया है। सौर कुकर की बात करें तो आपको सौर कुकर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिगर भी दिया गया था बुक में। तो यहाँ पे सौर कुकर की दीवारें और जो इसके जो पेंदी होती है उसको काले रंग से आपको पेंट किया जाता है। काले रंग से पेंट करके यहाँ पे इसके ऊपरी जो ढक्कन होता है वह पारदर्शी होता है, यानी आपको ये शीशा का होता है, आर पर दिखने वाला होता है। और उसमें एक जो लगा हुआ है दर्पण, ये जो आपका दर्पण होता है वह प्रकाश की किरणों को खींचकर अंदर रखता है। और यहाँ पे इसी चीज़ को प्रकाश जब यहाँ पे पड़ती है तो यहाँ पे इसके डिब्बे में जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 डब्बे हैं। ये चारों डब्बा आपका एल्युमिनियम का होता है और इसी में खाना रख दिया जाता है, और आपको सूर्य की ऊर्जा से पड़ती है किरण, उसी के माध्यम से जो है यह खाना पक जाता है। तो ये आपका सौर कुकर है। तो आपको सूर्य कुकर के बारे में याद रखिएगा, इसका पेंदी काले रंग से इसमें पारदर्शी होता है, और आपको ये एल्युमिनियम का डिब्बे में खाना रख के इसमें पकाया जाता है। तो आगे हम देखेंगे, अगला आपका है अध्याय 15। अध्याय 15 में है हमारा जंगल। हमारा जंगल में अगर हम बात करें तो इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में। यह एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ पे यह मुख्य रूप से बाघ संरक्षण किया जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए एक बात हो रही है अभ्यारण्य की। अभ्यारण्य में यह होता है कि आपको इसमें जंगल में जो होता है जानवर जो होता है इसको पूरा पूर्ण रूप से दे दिया जाता है छूट कि हाँ घूमो फिरो चाओ, इसमें कोई खतरा नहीं रहता है। तो ये अभ्यारण्य होता है, और यह अभ्यारण्य आपको वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा जंगल चैप्टर में एक इसमें बताया गया है, वह है धरहरा की परंपरा। धरहरा की परंपरा क्या थी, तो धरहरा एक गांव है आपको बिहार में पड़ता है, और वह आपको पड़ता है भागलपुर जिला में। भागलपुर जिला के प्रखंड नवगछिया में एक गाँव है धरहरा। यहाँ पे धरहरा गांव में यह आपको इसमें समझ लीजिए कि उसमें एक परंपरा चलती आ रही है कि किसी व्यक्ति को अगर बेटी होता है तो वह आपको जन्म होने के बाद वह 10 पौधे लगाएगा। तो यह परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह आपको धरहरा गांव में पड़ता है, तो एग्जाम में पूछ सकता है। जंगल में लगी आग को क्या बोलते हैं, जंगल में लगी आग को दावानल बोलते हैं, तो याद रखिएगा। आगे हम चलेंगे। अब अगला आपका इसमें दिया गया है अध्याय 16। अध्याय 16 में है चलो सर्वे करें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं दी गई है, जैसे आपका इसमें सर्वे करो के बारे में कुछ चीज़ें दी गई है। जैसे आपको बताया गया कि लकड़ी का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, केरोसिन तेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पेट्रोल का कहाँ होता है। तो ये सब चीज़ें दी गई है जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक रामू काका की दुकान चैप्टर है, 17 अध्याय में है, और इसमें आपको दुकान में जैसे चीज़ें जो मिलती है, देखिए जैसे यहाँ पे फोटो दे दिया गया है, ये सब दुकान मिलता है। और ऐसे पूछा गया है कि हाँ कैंची का प्रयोग कहाँ होगा, हथौड़ी का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पिलास का कहाँ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं। आगे हम 18 अभ्यास की बात करें तो 18 में है आवास। आवास की बात करें तो यहीं आपका आवास में क्या क्या प्रयोग होता है, आपको छड़ ईंट
ये सब चीज़ें बताई गई है। और आवास आपको शहर का आवास कैसे होता है, गांव का आवास कैसे होता है, इसके बारे में डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये सब भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कुछ उसमें था नहीं फैक्ट। उसके बाद तरह तरह के व्यवसाय के बारे में, जैसे आपको मछली पालन हो गया, आपको चाक चलाने वाला हो गया, दुकानदार हो गया, ये सब व्यवसाय दिया गया था जो इंपॉर्टेंट नहीं था आपके एग्जाम में, एक भी फैक्ट उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ पे उसमें हम शामिल नहीं किए हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक है चैप्टर था रायपुर वाले चाचा की शादी। इस शादी में क्या होता है, तो आपको जो शादी रहता है उसका आपको अलग से चाचा चाची फूआ फूफ आपको सब आती है, मामा मामी, और उसी के रिलेशन के बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये आपको चैप्टर, इसमें भी कोई फैक्ट ज़्यादा चीज़ नहीं थी। उसके बाद लक्की जब बीमार पड़ा, तो यहाँ पे एक नाम आपको लक्की नाम का लड़का था, वो बीमार पड़ जाता है। तो बीमारी से सुरक्षा कैसे कैसे मिलती है, आपको ये बेसिक जानकारी थी जो आपके इसमें एक भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, तो उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका 21 जो चैप्टर है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और अगर आप पढ़ते खुद से तो आपको समझ लीजिए कि पूरा कम से कम 1 दिन लगता, लेकिन आपको यहाँ पे आधा घंटे के अंदर ये पूरा कवर हो चुका है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे अगर हम बता दें आपको, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बुक, आपको ये बीपीएससी टीचर के लिए, आपको इसमें अगर हम बात करें 8वीं क्लास तक, तो 8वीं क्लास तक आपको टोटल 15 बुक पढ़ना है। यहाँ पे यह पहला बुक हम कवर किए हैं, ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं। 5वीं के लिए जो आपको पर्यावरण और हम आपका ईवीएस था उसको ख़त्म किए हैं। बाकी भाग 1 और भाग 2 जो है इसमें और इजी बात बताई गई है। तो इन दोनों को कभी मिलाकर हम एक वीडियो लाएंगे। लेकिन अगला जो वीडियो यहाँ पे आने वाला है वो आपको क्लास 6 यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। क्लास 6 का जो पहला इसमें ज्योग्राफी है हमारी और दुनिया, अगला चैप्टर आपका इसी का मिलेगा, अगला जो वीडियो आएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे ये जो आपका सभी जो चैप्टर है पढ़ने के लिए आप बने रहिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आगे आपको इसको कंटिन्यू रखा जाए कि नहीं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।